हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ या फिर हम इसको ओम का नियम भी बोलते हैं। हम लोग इसको समझने के लिए पहले समझेंगे एक सिस्टम मैंने बनाया है जिसमें हमने बैटरी लगाई है विच इज़ ऑल्सो वोल्टेज, जो हमारा क्या क्रिएट करेगा बेटा, वोल्टेज। और हमें पता है कि वोल्टेज क्या होती है। हमने जैसा कि पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब कि जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या होगा, वोल्टेज। या फिर हमने इसे ऐसे भी समझा था कि क्योंकि ये वोल्टेज है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है, अलग इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। बिना वोल्टेज दिए, बिना कुछ पावर दिए हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब नहीं चलेगा। तो ये वोल्टेज हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है बल्ब को या करंट फ्लो कराने में, करंट जनरेट कराने में। ठीक है, अब हमने एक छोटी बैटरी लगाई, हमारा बल्ब जल गया। पहली कंडीशन थी कि हमने एक छोटी बैटरी लगाई, छोटा सेल लगाया और बल्ब हमारा जल गया। सेकंड था, हमने उसको और इंक्रीज़ कर दिया, हमने जो करंट था वो जो हमने वोल्टेज दिया है उसको और बढ़ा दिया। तो क्या किया, बल्ब और जला। थर्ड कंडीशन आई कि हमने ना वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। अब क्या हुआ कि बल्ब हमारा फूट गया। तो इसका मतलब हमने एक चीज़ तो नोटिस करी जिसको हम रिवर्स में देखते हैं। अच्छा, रिवर्स में देखते हैं। आपने वोल्टेज बहुत हाई दी हुई है, बहुत हाई, कि बस वो बल्ब जल जाए, फूटे ना। ठीक है, जल गया। तो हमारा जो हमारा बल्ब है वो भी जल गया और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, वोल्टेज थोड़ी सी घटा दी तो बल्ब भी थोड़ा सा डिम हो गया, डिम पड़ गया, डिम। अब आपने वोल्टेज और घटा दी, बहुत कम कर दी, तो बल्ब क्या हो गया, वेरी डिम हो गया, वेरी डिम। उल्टा भी देखा, सीधा भी देखा, तो हमें क्या पता चला कि जो वोल्टेज है मेरा सीधा सीधा ताल्लुकात रखता है करंट से। किससे ताल्लुकात रखता है बेटा, करंट से। अब हमने ये देखना है कि इस सर्किट में जो ये वोल्टेज हो गया, ये हमारा बल्ब हो गया ऐसे, बल्ब, प्रिटी गुड। चलो, तो ये वोल्टेज हो गया और इसमें बहने वाला करंट, ये हमारा करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही रहेगी बेटा। नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जहाँ से निकलता है और करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। ठीक है, अब आ जाओ आप कि हमने क्या बोला था कि वोल्टेज कहीं ना कहीं, इस वाले केसेस से हमें समझ में आ रहा है कि वोल्टेज जो हमारी होती है वो कहीं ना कहीं करंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। कि मैं वोल्टेज बढ़ा रही हूँ तो मेरा जो करंट है वो भी बढ़ रहा है। तो हमारे जो हमारे ओम भाई साहब थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो वी होगा, जो हमारा विभवांतर होता है, वो बहने वाले, उस तार में बहने वाले करंट के समानुपाती होता है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नेवर राइट दिस इन दिस मैनर। ये नहीं लिख सकते हैं, इसका रीज़न भी मैं बताऊंगी। वोल्टेज दे रहे हैं तब जाके करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो इसीलिए हमेशा इसको इस तरह से नोट करेंगे। दूसरा रीज़न भी बताती हूँ। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा करंट के है। ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो करंट ज़्यादा, कम वोल्टेज दोगे तो कम करंट। अब अगर मैं वी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा दूँ तो हमारा एक आर आ जाएगा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोफिशियंट, जिसको हम लोग नियतांक भी बोलते हैं। ये तार का प्रतिरोध होता है। आर इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध होता है बेटा, ये एक तरीके से ये प्रॉपर्टी है किसी तार की, प्रॉपर्टी ऑफ वायर। जो आप मटेरियल ये वायर बनाने में यूज़ कर रहे हो, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है प्रतिरोधकता, प्रतिरोध। इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अच्छे से। अभी सिर्फ इतना ही जान लेते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है। फिर हमारा फॉर्मूला बन के आ गया V इज इक्वल्स टू आर आई। तो हमने अभी तक 4 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा Q इज इक्वल्स टू एन ई, दूसरा था I इज इक्वल्स टू क्यू अपन में टी, तीसरा था हमारा वोल्टेज से लेके W अपन में Q, W अपन में Q। अब हमारा चौथा फॉर्मूला आया है V इज इक्वल्स टू आर आई। ठीक है, हम लोग क्यों इसको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं लिख सकते, क्योंकि I जब हम इसका प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो इज इक्वल्स टू आर वी हो जाएगा। तो आर वी तो हम लिख ही नहीं सकते, ये तो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड ही नहीं है। इसीलिए दिस नोटेशन इज़ करेक्ट, नॉट दिस नोटेशन इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, अब आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया है। इससे अगर मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो V बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, हम लोगों को पता है। मान लो वोल्टेज 1 एम्पियर था,
सॉरी 1 वोल्ट था जिसने 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, 1 वोल्ट ने 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर दिया। 2 वोल्ट ने, मान के चलो सिर्फ, रियल नहीं है, 3 वोल्ट ने 3 एम्पियर करंट प्रोड्यूस किया। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाने लगूँ, एक साइड वोल्टेज रखते हैं और एक साइड करंट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुआ, 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुआ और 3 वोल्ट पे 3 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला? जो ग्राफ मिला वो ऐसा मिला, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। हमें पता चल रहा है कि हमेशा जो ग्राफ आता है, जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ आएगा, वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा हमेशा, ठीक है। और ओम के नियम में एक देखने वाली बात यह है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हमारा जो तार है विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। सिंपल ये लिखा हुआ है कि विभवांतर बहने वाले करंट के समानुपाती होता है। इसका साइन होता है ऐसे, ऐसे, ठीक है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि तार का जो तापमान है वो समान रहना चाहिए। एक सेम टेम्परेचर पे देखो, चाहे आप रूम टेम्परेचर पे देखो, चाहे आप बहुत गर्म करके उसको देखो, चाहे आप ठंडा करके देखो, ठीक है, कंडीशन हमेशा उसकी समान रहनी चाहिए जब आप अलग अलग रीडिंग्स नोट करोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओम का नियम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है और उसके कारक जिन पर जो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है।